क्लास एक्टिव हुई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। लास्ट क्लास में आप लोगों ने संधि की क्लास कंप्लीट कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमें पढ़ना है उपसर्ग, और उपसर्ग भी जैसे हमारी संधि थी, तो संधि तो फिर भी काफी टफ थी, लेकिन उपसर्ग हमारा बहुत ज्यादा सरल है। जितना ज्यादा सरल है उतना ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। अब उस कंफ्यूजन को दूर करना है आप लोगों को, और वो कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमने जब संधि शुरू करी थी तो उस समय पे मैंने आपको बताया था कि हम शब्द निर्माण की विधि कर रहे हैं। तो संधि जो है हमारी शब्द निर्माण की एक विधि हुई। तो आज शब्द निर्माण की दूसरी विधि है, यानी आज हम दूसरी विधि से, और वो दूसरी विधि क्या है? उपसर्ग विधि। तो उस विधि से हम शब्द निर्माण करना सीख रहे हैं। तो यहीं पे आपको समझना है कि जब शब्द निर्माण करना सीख रहे हैं तो वो कैसे? तो जैसे मैंने आपको संधि में बताया था कि एक शब्द यहाँ होता है और एक शब्द यहाँ होता है, इसका अंतिम वर्ण इसका प्रथम वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? संधि बनाते हैं, ठीक है, विकार उत्पन्न करते हैं, और उससे बनने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? नया होता है। नया शब्द वो संधि विधि से बना शब्द कहलाता है। तो ऐसे ही अब आपको समझना है कि हम जो उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग में भी क्या होता है? हमारा एक शब्द होता है, और इस शब्द से पहले एक शब्दांश, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश, अब उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी, अभी पहले एक ग्राफ से समझ लो, ठीक है। एक शब्द है हमारा, ये कैसा शब्द है? सार्थक शब्द। इसको क्या कहेंगे हम? सार्थक शब्द, ठीक है। और ये हमारा क्या है? शब्दांश। अब शब्दांश का मतलब क्या है? वो पूरी तरह से शब्द तो नहीं है, लेकिन उसमें शब्द के जैसा अंश है, या हम कहें कि वो अपना एक अर्थ तो रखता है, पर स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं होता, उसी को कहते हैं शब्दांश। तो ये शब्दांश यहाँ पर जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक नया शब्द बनाता है, और वो जो नया शब्द बन के आता है उसी को हम कहते हैं उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। तो अब हमें ना यहाँ पर ये चीज देखनी है कि हम लोग जैसे उपसर्ग बनाते रहते हैं। चलिए, उपसर्ग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना टेस्ट करके देखना चाहूंगी। आप लोग उपसर्ग को लेकर कितने ज्यादा मतलब जानकारी आप लोगों के पास है उपसर्ग की? एक मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रही हूँ, एक प्रश्न ले रही हूँ, आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से उपसर्ग नहीं है, या निम्न शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको उपसर्ग नहीं है छांटना है, ठीक है। उपसर्ग नहीं है, ये छांटना है आपको कि किसमें उपसर्ग नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन में दिया है कुमाता, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया है दुकाल, सी ऑप्शन में दिया है दुकान, डी ऑप्शन में दिया है अत्याचार, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, उपसर्ग नहीं है। जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन में है कुमाता, बी ऑप्शन में है दुकाल, सी ऑप्शन में है दुकान, डी ऑप्शन में है अत्याचार। जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इन चारों शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक हम प्रश्न से शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा जैसे आप लोग बताओगे। तो दुकाल में नहीं है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन डी मैम, यानी बी सी डी ये 3 तो आ गए। ए आंसर अभी किसी ने नहीं दिया, बताइए जल्दी से फटाफट। सारे लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, सभी लोग आज जवाब दीजिए। ए होगा मैम। अच्छा चलिए, विक्रम ने ए बता दिया है, बाकी सबने ए बी सी डी चारों में हैं, आ रहे हैं अलग अलग। जल्दी से फटाफट आंसर लिखिए, सब लोगों को आंसर देना है, इसमें सब लोगों को चुनना है। बहुत एकदम देखिए, हमारा उपसर्ग आज ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले चीज ये जान लीजिए, बहुत ज्यादा देर नहीं है हमें यहाँ पे उपसर्ग को पढ़ने के लिए, या बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगने वाला, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हमें उपसर्ग को ऐसे पढ़ना है कि एक बार समझने के बाद हमारा ना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आप लोगों का सी डी ए बी ये लगातार आ रहा है। चलिए, अच्छा आप लोगों को, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को क्लास ना बाद में दिखाई देती है, या ओके ठीक है। चलिए, सब लोगों ने आंसर अपना चुन लिया होगा, और जिन्होंने अपना कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है आंसर, वो उन लोगों ने अपने मन में चुन लिया होगा कि ये होगा। मैं अब आप लोगों को बताती हूँ, इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है सी। आंसर तो आपका सी है, और जो लोग मुझे बी ए डी बता रहे हैं, वो आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ये जो हमने बताया, यानी ए बी और डी, आखिर आपने क्या सोच के बताया, वो कैसा तरीका था आपका जो आपने इसका आंसर ए बी सी डी बताया, ए बी और डी बताया। सी वाले जिन्होंने सी बताया, बताइए तुक्का लगाया या वाकई में वो रीजन पता है जिस वजह से आपको, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ रखे हैं तो उसके जरिए, उसके अंदाजे से आपने इसको लगा दिया। क्या आपको रियल में पता है कि ये क्यों नहीं होगा? चलिए खैर, आप लोग मेरे सामने होते तो हम बातचीत कर पाते और तब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें सब में हैं, अब एक बोल रहे हैं कि सब में है, तो मेन ये है कि आप लोग बहुत दूर हो और वहाँ से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पा रहा है। मैं ज़्यादा देर शांत भी नहीं रह सकती, आप लोग ज़्यादा देर चैटिंग भी नहीं कर सकते, ध्यान भटक जाएगा। तो यहाँ पर आप जल्दी से बात कर लेते हैं उस मुद्दे की कि कैसे आपको ये जानना था, कैसे आपको इसे पहचानना था कि किस में हमारा उपसर्ग है और किस में उपसर्ग नहीं है। हमारा प्रश्न था यहाँ पर कि उपसर्ग नहीं है, उस ऑप्शन को हमें चुनना था। तो देखिए हमें कैसे चुनना था, हमारी तरीका क्या होना चाहिए। मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपको सोच के करनी है, और उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी अभी। तो कैसे आप सोचेंगे, आप सोचेंगे कि जैसे सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कुमाता, तो आपको पता है माता और कु माने, ये कु उपसर्ग है और इस कु का भावार्थ होता है बुरी, तो बुरा या बुरी। तो माता आ गया, तो कुमाता का अर्थ क्या होता है? बुरी माता। तो आपको दिखाई देता है कु का अर्थ बुरा, माता का अर्थ माता, और कुमाता शब्द का अर्थ जो है मिलकर बन गया बुरी माता। तो इस शब्द का अर्थ और इस शब्द का अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। एक टोटल किस शब्द में? इसमें कुमाता, दोनों में सेम ही आ रहा है, तो ये इसमें उपसर्ग विधि लगी है। अब बात करें हम दुकाल की, तो दु प्लस काल, तो दु यहाँ पे इसका भावार्थ क्या होता है? इसका भावार्थ होता है बुरा, नीचा, निम्न, हीन। तो दु का यहाँ पे देखेंगे, और फिर काल माने समय। तो दुकाल का क्या अर्थ होता है? दुकाल का अर्थ होता है बुरा समय। तो इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ और इन दोनों को एक जगह मिलाकर अर्थ दोनों एक ही बन रहे हैं, तो हम इस तरह से पहचानेंगे, और यही तरीका है आपके उपसर्ग पहचानने का। अब यहाँ पर बात करते हैं दुकान की आया है, तो दु हम कहेंगे यहाँ पे दु का भावार्थ आता है बुरा, और कान मतलब कान। आप कहेंगे कि मैम दु का अर्थ कहीं कहीं दो से भी आता है, तो चलिए हम दो से भी इसका अर्थ ले लेते हैं। तो फिर दुकान, तो यहाँ पे क्या हो गए? दो और ये कान। तो आप कहेंगे मैम दो कान तो होते हैं व्यक्ति के,
तो यहाँ पे आ गया है। लेकिन आप ये बताइएगा, क्या इस दुकान शब्द का अर्थ ये होता है किसी व्यक्ति के दुकान? नहीं ना। तो दुकान का क्या अर्थ होता है? दुकान का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए बैठता है। अब ये एक अपने आप में क्या है? सार्थक शब्द है, भले ही आपको इसमें ये दू दिखाई दे रहा है। यही अंतर है उपसर्ग से बना शब्द और उपसर्ग से बना नहीं शब्द। तो इन दोनों में अंतर आप कैसे करेंगे? उसके दो टुकड़ों के अलग अलग अर्थ और उसके मिले हुए जो मिलकर जो शब्द बन के आया उसका अर्थ लगभग लगभग एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा ना हो तो मिलते जुलते होना चाहिए, या फिर ऊपर में यानी जो दो टुकड़े हैं दोनों में से किसी ना किसी एक टुकड़े का अर्थ उसके अंदर होना चाहिए। कितनी कंडीशन बनी, चलिए कंडीशन भी समझाऊंगी। अब बात करते हैं डी की। आप कहेंगे कि मैडम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें संधि विधि लगी है। ये क्या है? अति प्लस आचार से बना है। देखिए प्रथम दृष्टि में तो इसमें संधि विधि लगी है, लेकिन अगर हमसे जब पूछा जा रहा है कि उपसर्ग है या नहीं तो हमें पता चलता है कि अति इसमें उपसर्ग आया हुआ है, इसलिए ये भी उपसर्ग विधि में आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। यही इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और हम पढ़ नहीं पाते या हम याद नहीं रख पाते इन चीज़ों को, या हमने ऐसे पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि हम उपसर्ग वाले शब्दों को भी वैसे ही रटते हैं जैसे हम संधि को रटते हुए आए थे। शब्द टू शब्द, शब्द टू शब्द नहीं, मतलब शब्द से शब्द, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी यही कमी है, इसी वजह से हम उपसर्ग में क्या होता है, घबरा जाते हैं। तो आज हमें वही चीज सीखनी है। चलिए, तो आपको प्रश्न से अंदाजा लग गया प्रश्न किस तरह के आते हैं, और आपको मैंने पीडीएफ में दिए ही हैं प्रश्न, तो आप करके भी देखिएगा। पर पहले समझते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर उपसर्ग की। अब यहाँ पे उपसर्ग दिया है तो सबसे पहले परिभाषा आपके पास दी हुई है। आपको बहुत ज्यादा आज लिखना नहीं है, आज आपको समझना ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं जो आपके पास नोट्स में होनी चाहिए वो मैंने आपको दी हुई हैं पीडीएफ पे। एक आध चीज आपको लिखनी है बस, लेकिन समझना ज्यादा है, आपका पेन वहीं पे होना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इस उपसर्ग की परिभाषा की। तो परिभाषा दिया है वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है यानी वह शब्दांश वो क्या कहलाता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ कह रहा है कि जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा सत्य, ये एक शब्द है, ठीक है, सार्थक शब्द है, और इस शब्द से पहले हमारा क्या लगा है, एक अ उपसर्ग आया है, अ उपसर्ग। अब ये शब्दांश कहें ये या फिर इसको अव्यय कहें। शब्दांश या अव्यय का मतलब मैंने आपको बताया ही कि जिसका अपना एक अर्थ तो निकलता है, एक भावार्थ तो निकलता है, पर वो स्वतंत्र रूप से कभी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। आपने कभी अ को स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग होते देखा शब्द के जैसे? नहीं ना। तो इसी वजह से इनको शब्दांश की श्रेणी में रखा गया। लेकिन इस अ का भाव क्या है, विपरीत से है। तो यहाँ पर मतलब हम नहीं से इसका अर्थ लगा सकते हैं, और इससे मिलकर बनने वाला शब्द क्या होता है, असत्य। अब आपको पता है इसका अर्थ हो गया नहीं। अच्छा, ये चीज आपको लिखनी है, अभी मत लिखिएगा, मैं नीचे दोबारा लिखवा दूंगी इसको। और सत्य का अर्थ हो गया सच। तो अब आपको पता है ना कि असत्य का अर्थ क्या होता है, जो सच नहीं है। तो ये शब्दांश और ये शब्द, इन दोनों का अर्थ इसके अंदर समाहित होता है। इसी तरीके से बनते हैं हमारे उपसर्ग। अब इस वाली बात को आपको अच्छे से समझना है। इसमें अब कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फैक्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट दिया है कि प्राय संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। भाई देखो, ये संख्या किसने दी, ये संख्या किस तरह से निर्धारित की गई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये संख्या आपको ना एक तरीके से रटनी पड़ेगी।
पूछी जाती है एग्जाम में। हालांकि आपके संस्कृत में 22 से भी ज़्यादा होते हैं, आपको मिल जाते हैं उपसर्ग देखने पढ़ने के लिए। मैं खुद आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ एक्स्ट्रा। पर ये संख्या कहाँ से मानी जा रही है, कैसे मानी जा रही है, पता नहीं, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि संस्कृत में 22 माने गए हैं, हिंदी में 13 और उर्दू में 19। ठीक है, ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है, प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। ये जो बात समझाई गई है यहाँ पर, ये वही है जो मैं अभी कह रही थी। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण लिखेंगे, यहाँ आपको उदाहरण लिखना है। यहाँ पे इसने यही कहा है कि जो हमारे उपसर्ग हैं उसका जो शब्द है, जैसे सपोज करो, मैं पहले एक उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे हमने एक शब्द लिया कीर्ति। कीर्ति एक मूल शब्द है अपने आप में, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूल शब्द के। ठीक है, कीर्ति का क्या अर्थ होता है? कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि या नाम का फैलाव। जैसे हमारा नाम बढ़ता है, लोगों में जाने जाते हैं, उस चीज को कहते हैं। अब इसके आगे हमने यहाँ पर अप उपसर्ग लगाया। अप का भावार्थ होता है बुरा, निम्न या हीन। तो बुरा, निम्न या हीन, मतलब इससे इसका अर्थ होता है। तो जब हम इसको जोड़ के बनाते हैं तो ये शब्द हमारा बनता है अपकीर्ति। अब देखो, आपको यही बात समझनी है। जब भी आपको उपसर्ग पहचानने होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको पता है यहाँ इस आपका क्या अर्थ है? बुरा। अब आप लिख लो जैसे इसके नीचे बुरा। कीर्ति का मतलब क्या होता है? नाम या प्रसिद्धि। यहाँ लिख सकते हो ये प्रसिद्धि, नाम या प्रसिद्धि। ठीक है, उसके बाद अब ये आपको पता है अपकीर्ति का क्या अर्थ हो जाता है? अपकीर्ति का अर्थ हो जाता है बुरा नाम या बदनामी। अब आप ये कहेंगे कि मैडम ये प्रसिद्धि वाला अर्थ तो इसमें आया ही नहीं। तो देखो, बदनामी का भी अर्थ क्या होता है? बदनामी का अर्थ होता है ना ऐसा नाम फैलना जो बुरे काम के लिए फैला गया हो। तो भाव आप समझ पा रहे हैं ना? अगर पूरे ज्यों के त्यों शब्द आपको उसमें ना दिखे, लेकिन आपको उसका भाव जरूर दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उपसर्ग के अंदर। अब ये तो है हमारा वो पॉइंट जो हमें उपसर्ग शब्दों को पहचानने के लिए या उपसर्ग से बने शब्दों को पहचानने के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो ये है कि अभी जो मैं आपको पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ, कौन सा वाला? ये हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में कौन से? जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में लिखना होता है उनको सब्जेक्टिव, या फिर जो लोग एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको सब्जेक्टिव लिखना होता है। तो वहाँ पे उपसर्ग आपका ऐसे आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द का निर्माण होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको कैसे लिखना है? तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग से हमारे कितने प्रकार के शब्द बनते हैं। अब इसी में बात करते हैं उन छात्रों की जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आना है। तो उनसे ऐसे पूछ सकता है कि उपसर्ग के द्वारा निम्न में से किस किस प्रकार के शब्द को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार पढ़ रहे हैं कि उपसर्ग विधि से हम शब्दों के कौन कौन से प्रकार बना सकते हैं या कितने प्रकार के शब्द हमारे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हम विलोम शब्द बना लेते हैं। किससे? उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का विलोम बना लेते हैं। पर्यायवाची शब्द बना लेते हैं। पर्यायवाची मतलब उसके समानार्थी। और नई विशेषता वाले शब्द। अब नई विशेषता वाले शब्द मतलब ना ही तो पूरी तरह से पर्यायवाची होंगे, ना ही तो वो विलोम होंगे। एक स्पेशल उनमें गुण आ जाएगा किसी भी शब्द का अर्थ लेते हुए। तो वैसे शब्द हमारे क्या किसके अंदर आ जाएंगे? नई विशेषता वाले। तो अब आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, जब भी आप किसी उपसर्ग को पहचानेंगे
तो आपको ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रख लेने कि ये किसी का विलोम शब्द बन रहा है, या ये किसी का पर्यायवाची बन रहा है, या इसमें कोई नई विशेषता आ रही है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है यहाँ पर विलोम का। तो विलोम शब्द के लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया, यहां लिख लेना आप लोग, गमन। ठीक है, गमन से पहले हमने एक उपसर्ग लगाया आ, और इससे हमारा एक नया शब्द क्या बन गया? आगमन। गमन का मतलब होता है जाना, और आगमन का अर्थ होता है आना। ये आ क्या हो गया? नहीं में आ गया। तो गमन मतलब जाना, और नहीं आ गया तो नहीं जाना मतलब फिर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब देखो, एकदम एग्जैक्ट अर्थ उसका नहीं आएगा, लेकिन उसका अर्थ लिए हुए आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसी से आपकी पहचान होगी। अब यहीं पे आपको ये बताती हूँ कि जब हमने वो शब्द लिखा था ना, दुकान, तो आपको पता है देखने के लिए बहुत सारी, और ये भी ध्यान रखिएगा, मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिन किताबों में दुकान शब्द दिया हुआ है, मतलब ये लिखकर कि इसके अंदर उपसर्ग है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है। हमारे जो जब कभी कोई किताब निकालते हैं ना वो लोग, तो क्या करते हैं, शब्दों को ऊपर ऊपर से उठाते हैं, देखते हैं और फटाफट उदाहरण रख देते हैं। ये उन्हीं में से है। आयोग में लगभग हर बार आने वाला ये शब्द है जो पूछा जाता है। दिखने में तो लगता है इसमें उपसर्ग, लेकिन इसमें वाकई में उपसर्ग नहीं होता। आप इसकी पहचान किस प्रकार कर पाते हैं? तो इसी प्रकार कर पाते हैं। दू का अर्थ हो गया यहाँ पर बुरा या दो से, और कान का अर्थ हो गया कान से। तो दो कान, तो दुकान का अर्थ नहीं होता। दुकान का अर्थ तो होता है आजीविका का स्थान। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसके अगर हम दो टुकड़े कर दें, कैसे? दू और कान, यानी इसका मूल शब्द अगर हम बाहर निकाल दें तो ये अपना अर्थ खो देते हैं। यानी जो ओरिजिनल जो दुकान का अर्थ है वो इसके टुकड़ों में अर्थ मिलता ही नहीं। तो जहाँ इसके टुकड़ों में अर्थ नहीं मिलता तो वो फिर हमारा उपसर्ग विधि से नहीं बना होता। ये बात ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा शब्द यहाँ पर आगमन है। अगर हम इसके टुकड़े कर दें, इसका आ अलग कर दें और गमन इसका अलग कर दें, तो आपको पता है आगमन का अर्थ होता है कहीं से आना, और गमन मतलब हो जाएगा जाना, और आ का मतलब नहीं। तो जो नहीं गया है, तो जो नहीं गया है तो सीधी सी बात है, फिर क्या हुआ होगा? आया होगा। तो क्या है, इसके अंदर इसका अर्थ समाहित है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम अलग से ऐसी कोई चीज नहीं है। बस क्या है, एक प्रकार का भावार्थ है, एक प्रकार की समझ है जो आपको अपने दिमाग में डेवलप करनी होगी। तो यह उदाहरण आपने लिख लिया। इसमें दूसरा उदाहरण और लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा अप प्लस मान। अब आपको पता है मान का अर्थ क्या होता है? मान का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। और अप का मतलब, अप का अर्थ वही बुरा से आएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? अपमान। आ गया ना। तो आपको पता चल गया, ऐसा सम्मान जो बुरा हो, तो जब जो बुरा है तो वो सम्मान कैसा, फिर तो क्या होगा? वो अपमान कहलाएगा। तो यहाँ पे हम विलोम शब्द भी बना रहे हैं, और विलोम शब्द में भी हम उपसर्ग के उस गुण का ध्यान रख रहे हैं जो वो मूल शब्द और उपसर्ग का अर्थ लिए हुए होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पर्यायवाची की। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो, लगे कि मैम कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, इस क्लास को आप दोबारा देख लेना एक बार फिर से बिना लिखते हुए, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दूसरा देखते हैं पर्यायवाची। कैसे हम पर्यायवाची बनाते हैं? जैसे उदाहरण देखेंगे तो इसने कहा है कि उपसर्ग से हम पर्यायवाची भी बना सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया भ्रमण। भ्रमण में हमने उपसर्ग लगाया परि, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? परिभ्रमण बन जाएगा।
अब हमको ये चेक करना है कि वाकई में इसके अंदर उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, या हुआ है, इसका अर्थ आता है सही कि नहीं। तो यहाँ पर परि का अर्थ होता है चारों ओर, और भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो परिभ्रमण का क्या अर्थ होता है? चारों ओर घूमना। कभी कभी किसी शब्द में ना ज्यों के त्यों आ जाते हैं अर्थ, बिल्कुल ज्यों के त्यों। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, तो आपको ये पता चल जाता है कि भ्रमण का मतलब भी होता है घूमना, और परिभ्रमण का भी अर्थ होता है चारों ओर घूमना। तो घूमना और चारों ओर घूमना दोनों क्या है? एक जैसे ही हैं। तो एक जैसे हैं तो क्या है? ये पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको समझ लेते हैं, हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अब यहाँ पर नई विशेषता वाले शब्दों की। आगे देखिए, नई विशेषता वाले शब्द। तो यहाँ पे कहा है कि उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता लिए हुए भी होते हैं। जैसे नई विशेषता का मतलब क्या है, हमें वो समझना है। हमने एक उदाहरण लिया, जैसे शासन, इसमें हमने जोड़ा अनु। एक शब्द हमारा क्या बन गया? अनुशासन। तो अनुशासन हमारा उपसर्ग विधि से बना है। हमें पता है शासन शब्द इसके अंदर क्या है? मूल शब्द है, इसका मूल शब्द, और अनु इसमें क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उपसर्ग से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन उपसर्ग से पूछ लिया जाता है कि जैसे अनुशासन शब्द दे के आपसे कह सकता है इसका मूल शब्द बताइए। तो मूल शब्द क्या है आपका? जिसमें उपसर्ग जुड़ा है। तो उपसर्ग किस में जुड़ा है? शासन शब्द में जुड़ा है, तो अनुशासन। अब यहाँ पे देखते हैं नई विशेषता वाला कैसे है। शासन का अर्थ होता है नियम कानून, एक जो सत्ता बनाते हैं। शासन का तो क्यों किसी को कंट्रोल में रखना, एक तरीके से हम देखें कि वो उस पर शासन कर रहा है, मतलब वो उसको कंट्रोल में रख रहा है। और अनुशासन का क्या अर्थ होता है? तो अनुशासन का अर्थ होता है अपने आप कंट्रोल में रखना। जैसे कहते हैं ना, अरे तुम तो बड़े अनुशासित हो। तो अनुशासित कैसे? वो स्वयं से है ना, अपने आप रखे हुए है। तो अनुशासन का अर्थ ही होता है अपने आप स्वयं ही उसको डिसिप्लिन को फॉलो करना, यानी डिसिप्लिन इसका इंग्लिश शब्द है अनुशासन का। तो हम किसी भी चीज को यानी किसी शासन को स्वयं ही अगर लागू कर रहे हैं तो वो अनुशासन कहलाता है। तो इसके अंदर भी क्या है? शासन शब्द का ही अर्थ इसके अंदर समाया हुआ है। लेकिन ये पूरी तरह से शासन का, ना ही तो ये शासन का विलोम हुआ और ना ही ये शासन का पर्यायवाची हुआ। तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि इसने एक नई विशेषता लागू करके इस शब्द का निर्माण किया है। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं। एक शब्द आता है अधि, हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिकता से, और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब इस कार का मतलब वो नहीं है जो गाड़ी आप जिस कार में घूमते हैं दिन भर, वो वाली चीज, वो कार नहीं है। वो इंग्लिश में कार का अर्थ होता है, हिंदी में कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, तो अधिकार, अब इससे क्या बन गया शब्द हमारा? अधि प्लस कार से अधिकार हो गया। तो ये भी क्या है? एक नई विशेषता है। लेकिन इसमें इस शब्द का जो हमारा मूल शब्द इसके साथ जुड़ा है कार, इस शब्द का भाव छिपा है। अधिक का अर्थ होता है अधिकता या दबाव किसी पर। तो यहाँ पर अगर कार का मतलब करने वाला, तो अधिकार का मतलब क्या होता है? किसी पे दबाव रखने वाला या किसी पे अपना हक जताने वाला। तो इस तरह से क्या है कि इसके अंदर एक नई विशेषता भी आई है। ना ही तो ये विलोम बना, ना ही तो ये पर्यायवाची बना, ये क्या बना? एक नई विशेषता वाला। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं। पर एक बात आपको याद रखनी है कि जब हमारे कोई नई विशेषता थोड़े से भी अलग जाएंगे ना, मूल शब्द से या उपसर्ग से, अगर उनका अर्थ अलग जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि उस शब्द के अंदर या तो मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए या तो उपसर्ग का अर्थ होना चाहिए, या तो दोनों का ही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी शब्द का निर्माण कर रहे हैं उपसर्ग विधि से, तो उसके मूल शब्द का भाव या उसके उपसर्ग का भाव उससे बनने वाले नए शब्द के अंदर होना चाहिए। अगर है
तो वो उपसर्ग विधि से है, अगर नहीं है तो वो उपसर्ग विधि से नहीं है। लगभग 15 मिनट हो गए हमारी क्लास को स्टार्ट हुए और मैं तब से लगभग एक ही बात को दोहरा रही हूं बार बार। कारण आपको भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है, आपको समझना है। जैसे एक शब्द और मैं ले रही हूं, अभी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज समझाई है, ठीक है, मूल शब्द और उपसर्ग की। एक क्वेश्चन मैं और आपसे लेती हूं, आपको बताना है मुझे। अब आपको लगभग कुछ चीजें आ गई होंगी। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है, पहले मैं ऑप्शन लिखती हूँ। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ए ऑप्शन में दिया है कुमाता, बी ऑप्शन में दिया है कुपुत्र, सी ऑप्शन में दिया है कुलीन और डी ऑप्शन में दिया है सभी में। प्रश्न क्या है? उपसर्ग नहीं है और तुक्का नहीं लगाना है, आपको बताना है सार्थक शब्द देते हुए भी। जल्दी से आंसर मुझे बताइए, आपको क्या बताना है? प्रश्न है यहाँ पर कि उपसर्ग नहीं है, निम्न में से किसी में उपसर्ग नहीं है, किसी एक में या हो सकता है सब में हो। ए ऑप्शन है कुमाता, बी ऑप्शन है कुपुत्र, सी ऑप्शन है कुलीन, डी ऑप्शन है सभी में। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आप लोग आंसर देने वाले हैं? सी 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 आंसर आ रहा है सभी लोगों का, कुलीन। तो जल्दी से आप लोगों को बताइए, अगर कुलीन में उपसर्ग नहीं है तो फिर कुलीन किस शब्द से मिलकर बना है? सार्थक शब्द है, ये ध्यान रखिए। आंसर देने से पहले एक बार चीज ये ध्यान रखिए, मैंने कहा है सार्थक शब्द होना चाहिए। कु प्लस लीन, लीन लीन सार्थक शब्द है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसका आंसर डी हो। जल्दी से बताइए फटाफट अब। और अगर सी आंसर है तो इसमें कौन सी विधि लगी है, साथ में ये भी लिख दीजिए। जल्दी से बताइए फटाफट। कौन सी विधि लगी हुई है कुलीन में? ठीक है, चलिए आप लोगों ने सही पहचाना, प्रत्यय विधि। ठीक है, कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल में पैदा होने वाला। ठीक है, देखिए यही आपका आंसर होगा। अब आपको ध्यान देना है, यहां से बिल्कुल भी आपको बहकना नहीं है इस चीज से कि यहां भी कु आया, यहां भी कु आया, यहां भी कु आया, है ना। इस चीज से आपको बहकना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दोनों शब्दों का, या तो दोनों शब्दों का अर्थ मिले या तो दोनों में से किसी एक का अर्थ मिले। अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं, कुलीन को अगर कु प्लस लीन करते हैं तो लीन का अर्थ हो जाता है मग्न होना और कु का अर्थ हो जाता है बुरा। तो कुलीन शब्द का अर्थ बुरा लीन होना नहीं होता, है ना। तो कुलीन शब्द का अर्थ क्या होता है? कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल का। तो ये हमारा किससे बना है? प्रत्यय विधि से बना है। इसके अंदर प्रत्यय विधि लगी है, यह कुल प्लस ईन से बना है। कुल, कुल का मतलब परिवार होता है। ठीक है, मूल शब्द इसका क्या है? आपके एग्जाम में ये इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कुलीन शब्द का मूल शब्द क्या है। तो अक्सर आपको सबसे पहले ऑप्शन में दिया रहेगा लीन, दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा आपका कुल। तो आपको पता है ये कुल है, इसका मूल शब्द, इस कुल का अर्थ होता है परिवार। ठीक, चलिए तो आप लोग लगभग इस चीज को समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए फिर उपसर्ग खत्म कर देते हैं। तो फिर उपसर्ग बहुत ज्यादा देर का नहीं है हमारा, बहुत थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है। तो यही चीज आपको समझनी थी। तो
अब हम यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें हमें दिमाग में रखनी होती है, रटनी पड़ती हैं। तो क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं ये हमारे कितने हैं, 22 हैं। हमें फैक्ट याद रखना है और इस 22 में कौन कौन से आते हैं हमें ये देखने हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, दुह, नी, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ये हमारे 22 हैं जो आपको उपसर्ग यहाँ पर याद रखने होंगे, दिमाग में रखने होंगे। जो लोग सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं। और वो कैसे पूछे जाते हैं, 2 उपसर्ग या 3 उपसर्ग आपको दे दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा इनके 2-2 उदाहरण करिए, अर्थ समेत 2-2 उदाहरण करके लिखिए, या फिर आपको शब्द दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, और बाकी और एग्जाम में तो है ही। तो यहाँ पे आपको ये उपसर्ग याद रखने। अब आपके लिए यहाँ पे एक सुविधा दी है मैंने थोड़ी सी, कि आपको इन्हें कैसे याद रखना है। यहाँ पर ये उपसर्ग है हमारा अति, जैसे दिया है, तो इसका भावार्थ साथ के साथ लिख दिया है। भावार्थ से क्या होगा, आपको किसी शब्द को पहचानने में आसानी होगी, जो मैंने बताया। तो आपको अब घर पे क्या करना है, लिखना विखना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ है। कैसे है, ये एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द के जैसा है। शब्द हैं, इन शब्दों को आपको याद रखना है और उनसे नए शब्दों का निर्माण करना है। और कैसे निर्माण करना है वो मैंने आपको बताया ही, आपको अर्थ को ध्यान में रख के। तो देखो यहाँ पर जैसे दिया है अति, अति में यहाँ इसका भावार्थ है अधिक या ऊपर से, और यहाँ दिया है अति प्लस रिक्त, तो अतिरिक्त हो गया। और अति प्लस अधिक दिया है तो अत्यधिक हो गया, और अति प्लस आचार दिया है तो अत्याचार हो गया। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आपको ध्यान। यहाँ से आपके एग्जाम में एक अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि अत्यधिक शब्द में कौन सी विधि लगी है, अत्यधिक शब्द में कौन सी विधि लगी है। और आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तो आपको आंसर देना है संधि। क्यों मैम, अभी तो हमने देखा, अब तो यहाँ पे ही पढ़ा रही हैं, उपसर्ग में पढ़ा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ 4 ऑप्शन आपको दिए हों तो इस शब्द में आपको पहले क्या लिखना होगा, संधि ही लिखनी होगी। क्यों लिखनी होगी, क्योंकि इसमें परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा य बन के आ रहा है, आधा त हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले शब्द पर यानी पहला अधिकार किसका है, संधि का है। अगर ऑप्शन ऐसे दिया हो कि संधि, संधि और उपसर्ग इस तरह से, तो आपको संधि और उपसर्ग लगाना होगा। ठीक है, आंसर ऐसे देना होगा। अगर दोनों आंसर ऑप्शन में हो कि संधि और उपसर्ग देने का ऑप्शन हो, तो आपको संधि और उपसर्ग तब लगाने हैं। अगर ऑप्शन में से कोई एक चुनना है तो आप पहले संधि चुनेंगे। किसमें, अत्यधिक और अत्याचार में। ऐसे ही और भी इसमें शब्द आएंगे कुछ, जो मैं बता दूंगी आपको अभी। लेकिन ये जो अतिरिक्त है, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग की अपनी एक खास बात यही है कि हमारा जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द में ना स्पष्ट दिखाई देता है, उसका मूल शब्द भी स्पष्ट दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि 90% शब्दों में उपसर्ग हमारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए हमें उपसर्ग को पहचानने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन मैम फिर भी हमारे एग्ज़ाम में तो आता है तो परेशानी हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते। तो एग्जामिनर को पता है ना, इतना सिंपल चीज़ को आपसे कौन पूछने वाला है, तो वो आपसे वही पूछेगा जिसमें प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम किस में है, ऐसे शब्दों में। अत्याचार, जैसे अत्यधिक, अत्याचार, इस तरह के शब्दों में। तो इसकी हिंट मैंने आपको बता दी है कैसे वो पूछ सकता है। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको वही चीज़ दिमाग में रखनी है, पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं है, पढ़ने और पढ़ाने वाली चीज़। आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। वो अत्याचार दे के ये पूछ सकता है कि कैसे इसमें उपसर्ग विधि लगी है,
वो आपको देखना है, या इसमें कौन सा उपसर्ग है ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन। उपसर्ग कौन सा है, तो आपको पता है अति उपसर्ग है। आपसे पूछ सकता है कि इसका मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द क्या है, आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि अत्याचार शब्द किस विधि से बना है, तो ऑप्शन में आपको संधि, उपसर्ग, या फिर संधि और उपसर्ग एक साथ दे सकता है, ए एंड बी, इस तरह से करके। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों को चुनने का ऑप्शन है तो दोनों को चुनिए, अगर दो में से किसी एक को चुनना है तो ऐसे शब्दों में हमें किसको चुनना होगा, संधि को चुनना होगा, ठीक। चलिए उसके आगे, अब जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी एक शब्द आपका दिया है अधि। अधि का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान और मुख्य। ये जो भावार्थ है ना, अपने दिमाग में रखिएगा, इन भावार्थ को एक बार पढ़ लीजिएगा, सब आ जाएगा। यहाँ पे दिया है अधिकार, तो अधिकार शब्द में अधि क्या है, हमारा उपसर्ग है। अधिपति में अधि उपसर्ग है। अब यहाँ पे दिया अध्यक्ष, तो अधि प्लस अक्ष, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष दिया है इसमें भी संधि विधि आ गई है, ठीक है। आपको पता है ई की मात्रा किस में बदल गई है, य में बदल गई है, तो इसमें संधि विधि आ गई है। अब आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप लोग अभी तक जैसे शब्दों को देख रहे हैं कि इसमें संधि है या नहीं है, अब आपको ना ये पहचानना पड़ेगा कि शब्द हमारा कैसे बन रहा है। और मैं समझती हूँ मैंने संधि आपको इतना क्लियर समझाया है कि आपके दिमाग में बन जाती होगी। जैसे ये अध्यक्ष है ना, आपके दिमाग में बन गया होगा तुरंत, एकदम सटासट बन गया होगा। यह पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या होगा, अक्ष होगा जैसे दिया है, और यह हमारा ई में बदल गया अधि। अब आप बहुत स्मार्ट हो गए और जल्दी कर लेते होगे। चलिए, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको करना क्या है। जैसे ये उपसर्ग दिया है अनु, इसका भावार्थ और इससे बनने वाले शब्द, इनको आपको इस तरह से पढ़ना है। जब आप पढ़ते हुए जाएंगे, चलिए पढ़ते हुए चलिए, इसमें एक पॉइंट और है जहां एग्जाम में आपको दिक्कत होती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वो कौन सा पॉइंट है, देखो ये दिया है दुर, उपसर्ग है हमारा दुर, उपसर्ग है हमारा दुष, उपसर्ग है हमारा दुह। आपको यहां पर ध्यान देना है। आपको याद है जब हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी, तो विसर्ग संधि में हमारा कोई विसर्ग र में भी परिवर्तित हुआ था, जैसे हमने पुनर्जन्म पढ़ा था, याद है ना। तो पुनर्जन्म हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमारा किस में, र में परिवर्तित हुआ था। लेकिन क्योंकि वो तो हमारा क्या था, पुनः के बाद का था। फिर बाद में हमें देखना है कि जैसे हमारी संधि आई थी बाद में, नी प्लस धन हमने लगाया था, तो निर्धन भी हुआ था। तो नी के बाद भी हमारा विसर्ग किस में बदला था, र में बदला था। तो अगर ऐसी ही कंडीशन कभी हमारी किसी दू के साथ आए, जैसे ये दू दिया है, और उसमें अगर हमारा वो र में परिवर्तित हो जाए, तो उसका उपसर्ग सदैव किस में रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है, किस में, दुर में। तो आपको ध्यान देना है, जैसे मान लो कभी आपको दे दिया रहे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इन 3 पॉइंट से, और ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इसे क्लियर समझना है। अगर शब्द में आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है या संधि विच्छेद क्या है, तो आपको इस दुह का इस्तेमाल करना होगा, जैसे दू दिया रहता है तो वहां पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, तब आप उपसर्ग दुह वाला तभी मानेंगे जब बनने वाले शब्द में आपको विसर्ग साथ में दिखाई दे रहा हो, ठीक है। नहीं समझ में आया मैम क्या कहना चाहती है, क्लियर समझो। अगर आपके एग्जाम में ऐसे दिया रहे, जैसे शब्द दिया है दुस्साहस, कि अगर दिया रहे दुस्साहस, तो आपका इसमें उपसर्ग क्या है, स्पष्ट दिख रहा है आपको, दुह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दुष्शब्द में क्या है, तो दुह आपका स्पष्ट दिया है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मान लो आपका अगर ये दिया है दुष्कर्म, दुष्कर्म दिया है, और आपसे ये कहा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर तो ये आपका क्या है, ये श है मूर्धा वाला, ठीक है। तो ये मूर्धा वाला श दिया है, लेकिन आंसर में आपका ये दिया होगा दुष, ये आपको लाना है। नहीं समझ में आ रहा, इसको क्लियर समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर जो आपको कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लो आपके सामने शब्द है
जैसे दुशासन, ठीक है। अगर आपके सामने है ऐसे दुष्कर्म, ये दिया है, दो शब्द हैं, और आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि इनमें उपसर्ग कौन सा है, और आपको इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ये, और इसके ऑप्शन में एक में दिया हुआ है ये, और इन दोनों ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ये और ये, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये आपका आंसर नहीं होगा। इससे मत देख के चलिएगा और इससे देख के इसको मत आंसर करिएगा। आपको दोनों ही कंडीशन में क्या आंसर लिखना है? दुष लिखना है। ये किसके साथ? उपसर्ग के साथ, इन शब्दों के साथ जैसे ये आए हों, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हिंदी में आके थोड़ा सा मान लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो उपसर्ग है वो क्या है? सिर्फ ये ही है, यानी उसके अंदर मूर्धा श या तालु श वाला कोई हमारा उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग एकमात्र यही है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब बात करें दु की, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें तो हमने जब इसकी संधि करी थी, जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम इसकी संधि करेंगे ऐसे, दु प्लस काल। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जब हमने संधि करी तो ये आना चाहिए इसको, ये मत करिएगा। ये आपको कब लगाना है? जब आपको स्पष्ट दिख रहा हो या आपको प्रश्नों के दृष्टिकोण से याद रखना होगा। थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए टेढ़ा हो सकता है, बट आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पूरे 22 उपसर्ग हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी के उपसर्ग की। तो हिंदी के उपसर्ग हमारे 13 माने गए हैं और इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत आसान है। अ, अन और अन। देखो, अन हिंदी में ना दो तरह का है, एक जिसमें विसर्ग लगा है और एक जिसमें विसर्ग नहीं लगा है। तो दोनों एक ही स्थान होते हैं, कहीं कहीं पे विसर्ग लगता है नीचे और कहीं कहीं पे नहीं लगता है, ये आपको ध्यान देना है। अध, उन, अ, कु, स, क, सु, नी, दु, बिन, भर। ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृत में आए हुए उपसर्ग आपको हिंदी में रिपीट भी मिल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमने अपने जितने भी शब्द लिए हैं उनमें से 60% जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए हैं, तो उपसर्ग भी रिपीट हो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत उपसर्ग संस्कृत शब्दों के साथ लगते हैं प्रायः, और हिंदी उपसर्ग हिंदी शब्दों के साथ लगते हैं, और उर्दू उपसर्ग उर्दू शब्दों के साथ लगते हैं। 99%। 1% में अगर कोई चेंज होता है तो उससे बनने वाला शब्द संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी का भी ऐसे ही ध्यान रखना है। जैसे ये अ उपसर्ग है, इसका भावार्थ हो गया अभाव या निषेध से, तो निर्मित शब्द हो जाएगा। जैसे अ प्लस छूत अछूत हो गया, अ प्लस ज्ञान अज्ञान हो गया, अ प्लस ज्ञेय अज्ञेय हो गया। इस तरह से आपको करना है, इनको भी पढ़ना है, लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से पढ़ के इनको चलना है। और ये सबके लिए जरूरी है, एक बार पढ़ लीजिए, इसमें जो शब्द दिए हैं वही आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उर्दू उपसर्ग की। उर्दू उपसर्ग, ये उर्दू के उपसर्ग हमारे 19 उपसर्ग माने गए हैं कि उर्दू भाषा में हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से दिए हैं? कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, ऐन, फी, बिल, बिना, ये दिए हुए हैं। अब आपको कहाँ तक याद रखना है ये ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है यहाँ तक, हम तक। आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, बाकी के तो कौन से उपसर्ग होते हैं ये नाम दे दिया है इनमें, आपको याद रखना है हम तक। अधिकतर आपके यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी में आपको पढ़ना है। आप जैसे देख सकते हैं ये कम, कम का भावार्थ होता है थोड़ा या हीन, तो जैसे कह सकते हैं कम सिन या कम उम्र। खुश,
खुश जो शब्द है ये उपसर्ग है आपका उर्दू का। इसका भाव होता है अच्छा, शुभ या प्रसन्न से, तो दिया जाता है शब्द खुश मिजाज, खुशबूदार, खुशकिस्मत आदि आदि। ठीक है, इसी तरह से आपको जो पढ़ना है वो कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है 14, उपसर्ग 14 तक जो मैंने बताया, हम, यहाँ तक। अब इसके साथ आपको एक बात याद रखनी है, हम एक उर्दू का उपसर्ग भी है और हम एक हिंदी का शब्द भी है। हम एक उपसर्ग भी और हम एक हिंदी का शब्द भी। कौन सा? मैं का बहुवचन। जो मैं होता है हमारा उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है हम। तो ये हम हिंदी का शब्द है और ये हम जो ये यहाँ पर दिया है जिसका अर्थ होता है साथ, बराबर का, जिसका अर्थ होता है बराबर का, इस हम का जो उर्दू में पढ़ते हैं इस हम का अर्थ होता है बराबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों शब्द हमारे मतलब भाषा के अलग अलग हैं, ये नहीं सोचें कि ये वो वाला हम वही वाला है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जैसे हम कहते हैं हम उम्र, हम वतन, हम सफर। हम उम्र मतलब हमारी उम्र के बराबर का, हम वतन मतलब जिस वतन के हम हैं उसी वतन के वो हैं, उस तरह से ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, इस तरह से समझना है। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग पे। यहाँ दिया है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब जो छात्र यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, किसके लिए? यूपीपीसीएस में जैसे आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो लोग इनको याद करके रखें, पूरी तरह से याद रखें, क्योंकि उनके एग्जाम में ये अंग्रेजी वाले उपसर्ग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो उन्हें यहाँ से याद रखना है, जैसे सब, डिप्टी, जनरल, वाइस, चीफ, हेड, इनसे बने हैं शब्द जैसे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, जनरल मैनेजर, वाइस राय, चीफ मिनिस्टर, हेड मास्टर आदि आदि आदि। इनके भावार्थ भी दिए हुए हैं, कौन सा क्या होता है इनको याद रखना है आपको। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं हम कुछ अन्य उपसर्ग और उनका प्रयोग। यहाँ पे कुछ अन्य उपसर्ग दिए हुए हैं जो हो सकता है हमारी संस्कृत भाषा के भी हैं उससे अलग, और हो सकता है कि हिंदी और संस्कृत के बीच अभट और अभ्रंश जो भाषाएं हमारी रही हैं उनके भी हो सकते हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमें इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम इन्हें भी याद करेंगे। जैसे दिया हुआ है हमारा अंतः, और यहाँ पे जैसे अंतः का भावार्थ हो गया भीतर या बीच से। जब हम कहते हैं अंतःकरण तो हमारे अंदर से, अंदर के भाव से। जैसे दिया अध, अध का मतलब होता है नीचे या तले, तो इससे बना है अधपतन, अधोगति, अधोगामी। अब आपको देखो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, जैसे अधय है ये अध्यय है तो इसके अंदर विसर्ग लगा है, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर विसर्ग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो विसर्ग संधि के जैसा हो गया ये दोनों में यहाँ पे परिवर्तन हो गया, ध्यान रखना है। जैसे दिया है आत्म, आत्म का मतलब होता है अपना से, अपने लिए, तो हम बोल देते हैं जैसे आत्मकथा, आत्मघात, आत्महत्या। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे एक आता है ये जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अधिकतर, वो ये पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था समक्ष। समक्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये पूछा गया था कि समक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे तीन वर्ण का हमको दिखाई दे रहा है, तो हमें कभी कभी लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है इसमें उपसर्ग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें ना हमारा हलंत वाला श्रम है, ठीक है, और ये हो गया हमारा अक्ष, ठीक है, और ये अ जब इस म के साथ हमारा मिलता है तो ये हमारा क्या करता है, इसके साथ इसे पूरा कर देता है, इसे पूरा कर देता है, तो ये हमारा शब्द क्या हो जाता है, समक्ष हो जाता है।
चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इन चीजों को पढ़ेंगे। तो मैंने ये आपको समझा दिया, मैंने इसमें आपको इस सम के बाद जिसका अर्थ होता है सामने से, ठीक है, और ये सम जिसमें हलंत नहीं होता इसका भावार्थ होता है साथ या बराबर से। जैसे दिया है हमारा तो समकक्ष, तो समकक्ष हमारा हो गया, तो समकक्ष मतलब बराबर का जो कक्ष है उसकी बात, और समकालीन मतलब उस बराबर के समय का, यानी समकालीन कहते हैं तो उसी समय का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर ध्यान देना है। चलिए, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे जो यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है, उपसर्ग में जो दिए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैम नाम बोलिए प्लीज। मैम पहली बार लाइव क्लास ज्वाइन किया हूँ। कौन है ये? आकाश। आकाश, आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है इसीलिए आपको नहीं पता है। और ये जो आपके ऑनलाइन वाले टीचर्स लोगों ने जो आपको ये एक, अपनी भाषा में बोलूं तो खोटी आदत कहूंगी, ये जो बहुत खोटी आदत आप लोगों को ऑनलाइन में आपके शिक्षकों ने जो डाल दी है ना आपका नाम लेने की, आप मुझे बताइए क्या आपका नाम ऑनलाइन बोलने से आपके व्यवहार, आपकी परीक्षा या आपकी ज्ञान, इन सब में कोई बढ़ोतरी देता है क्या? कोई बढ़ोतरी नहीं देता, लेकिन वो आपका नुकसान जरूर करता है। आप लोगों को बड़ा शौक चढ़ा रहता है अपना नाम बुलवाने का ऑनलाइन। तो लगता है छोटी क्लास के हैं आप और आपको शायद पढ़ाई का, शिक्षा का अभी महत्व नहीं पता है। आप सभी लोगों को अब क्लास हमारी खत्म हो ही गई है, मैंने बता ही दिया। अब आप लोगों को ये अभ्यास करना है। यहाँ पे जो चीज आपको न समझ में आए, जो प्रश्न हमारे यहाँ पर दिए हैं, किसी में अगर परेशानी हो, मैं चाहती तो अभी समझा देती, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग पहले उपसर्ग को अपने स्तर पर पढ़ें और फिर इन प्रश्नों को खुद करें, और उसके बाद अगर कहीं आपको कोई समस्या आती है तो क्लास में आपको बता दूंगी। एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी शनिवार के दिन, डाउट क्लास करके वहां पे भी चीजें को समझा दूंगी। अब इसके साथ ही साथ आपको ये चीजें बता देती हूँ। देखिए, ऑनलाइन क्लास अगर देखा जाए सही मायने में तो आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। टीचर के लिए तो फायदेमंद हो सकती है कि टीचर को एक जगह से, एक ही जगह पे रहना पड़ता है और उसके पास एक अच्छा खासा बहाना भी है अपने छात्रों से दूर रहने का। वो ये कह सकता है कि मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ा सकता, सारे बच्चों को ध्यान नहीं दे सकता, मेरे सामने नहीं है। वो ये बहाना मार के बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो आप लोगों का है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप टीचर की नजरों से दूर हैं तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसका एक दूसरा भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि आप सिर्फ स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन को देख के पढ़ रहे हैं, आप समाज से ही कट गए हैं, आप बाहर की दुनिया से कट गए हैं। आपको सोचने समझने में तो ऐसा लगता होगा अरे हम घर में ही पड़े हुए हैं, घर में हैं, अच्छे हैं, मजे से हैं। लेकिन जब भी कभी आपको अपने जीवन में बाहरी समाज को जब फेस करना पड़ेगा तो वहाँ एकदम से आप फ्रेशर रहेंगे और नए नवेले रहेंगे। और हम स्कूली शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, कॉलेज से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर जब हम कोचिंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन तीनों ही स्तर पर हमारा बहुत बड़ा विकास होता है जब हम अपने सहपाठियों के साथ मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आप लोगों का, आपका विकास रुका हुआ है। लेकिन उसमें भी अगर हम पढ़ने और पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पे आप ये जो टाइम, ये जो आप खुशी मनाते हो ना, टीचर आपका नाम लेके आपके टाइम को जो नष्ट कर रहा है, 4-5 घंटे तक आप इसी उस दुनिया में खोए रहते हो, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वाली टीचर हूँ, जब पढ़ाती हूँ आप लोगों को तो पढ़ाने पे फोकस करती हूँ। कभी कभी आप लोगों के कमेंट्स को देखती हूँ और जब भी मैं कमेंट्स लेती हूँ, पता नहीं मुझे लगता है कि मैं आधे छात्रों के लिए तो ये एक बहुत इंटरटेनमेंट वाला मोमेंट रहता है होगा और आधे छात्रों के लिए बड़ी ये इरिटेटिंग वाला मोमेंट रहता होगा। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को कभी लेती नहीं हूँ। पर आप लोगों के कमेंट्स अब लेना चाहूँगी। क्या लिख रहे हैं? विभा, प्रश्नों के करने के बाद कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है? मैम
विभा देखो, इसमें आपको करके रखना है। जो एक्सरसाइज आपकी आएगी, यानी आप आज आप क्लास कर लीजिए, कल की क्लास जैसे ही प्रत्यय की शुरू होगी तो उपसर्ग की आपकी एक्सरसाइज में आपकी इस पर डाल दूंगी, वहां पर आपको पता चल जाएगा आंसर। अभी मैंने जानबूझ के इसके आंसर्स नहीं दिए थे ताकि आप लोग करें, निशान लगा के रखें अपने पास, और मैं इसके आंसर आपके आज शाम तक या तो आज नाइट तक मैं आप लोगों को इसके आंसर्स दे दूंगी। आपके जो एक्सरसाइज वाला ऑप्शन है उसमें आ जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की होती है सेट में, प्रवीण वर्मा ने बोला है। नहीं प्रवीण, और ये जो आपका उपसर्ग वाला है शायद इसमें आंसर की नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय में मैंने नहीं दी है, जानबूझ के शायद नहीं दी थी। चलिए तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और कल हम करेंगे प्रत्यय की क्लास, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। एकदम से दिमाग को फ्री करके बैठना, और नाम लेने की उम्मीद मुझसे मत करना। जो भी लोग हैं, आज 3 4 5 लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपनी पहली जो क्लास छूटी है उन क्लास को भी समय रहते हुए अपना जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि तभी चीज़ें हमारी आगे समझ में आएंगी। इस सप्ताह में हम अपना भाग 1 कंप्लीट कर देंगे, और भाग 2 में हमारा जो पद के भेद यानी संज्ञा से हमारी क्लास शुरू होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास में।